सो ड्राइव रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा सबसे पहले रियर सीट पे बैठ जाते हैं। पीछे बैठ करके एक सेकंड रो का एक्सपीरियंस ज़रूर ले रहा हूँ कि जब गाड़ी चलती है तो पीछे का एक्सपीरियंस किस तरीके का रहता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो इसमें आपको स्वेट लेदर जो मिलती है, जो लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि एक प्रीमियम क्वालिटी वाला टेक्सचर आपको इसमें देखने को मिलता है और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो रियर सेकंड रो जो है, इसमें आपको रिक्लाइनिंग की ऑप्शन भी मिलती है। वो फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप सेकंड रो में भी जा रहे हो तो कंफर्ट का पूरा ध्यान है। एक और चीज़ कि यहाँ पर आप इसको स्लाइड भी कर सकते हैं, यानी कि आगे पीछे भी कर सकते हैं। स्लाइड और टिल्ट का ऑप्शन दोनों दिए गए हैं। हेडरेस्ट की बात करूँ तो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। हेडरूम वगैरह अच्छा है, लेग रूम काफ़ी अच्छा है। लेग रूम आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक ठाक लेग रूम यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। स्पेस की कोई कमी नहीं है, स्पेस तीनों रोज में जो है बराबर मिलता है। ये मैं एक इमेज भी लगा दूंगा जहाँ पर ब्रांड ने ये बताया था कि तीनों रोज में जो है स्पेस कितना मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एसी वेंट्स जो है वो डोर में देखने को मिलते हैं। दोनों डोर्स में जो है एसी वेंट्स रहते हैं और एसी वेंट का अगेन जो कंट्रोल है वो आगे यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे, जो ड्राइवर सीट का आर्मरेस्ट है उसके नीचे दिए गया, जहाँ से आप उसकी जो फैन स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डोर्स में एसी वेंट होने की वजह से अच्छा खासा फ्लो है और कूलिंग की कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे कि फ्रंट में एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, उसी तरह से ड्राइवर सीट के नीचे भी दोनों लाइट्स के जो है एम्बिएंट लाइटिंग का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टिल्ट और स्लाइड मैंने बता दिया। प्लस यहाँ पर जो व्यू है बाहर का, वो भी ग्लास व्यू भी काफ़ी अच्छा खासा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा आपको नहीं फील होगा कि क्लोस्ट्रोफोबिक वगैरह फील हो रहा है। यहाँ पर एक बार हम आपको थर्ड रो में भी बैठ के दिखा देंगे कि किस तरह से टम्बल डाउन होती है सीट। अभी दिखाते हैं कि इसकी सेकंड रो से आप थर्ड रो को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको सीट मिलती है वो टम्बल डाउन हो जाती है पूरा। यहाँ से आप ये देखिए, इसको आपने जस्ट ऐसे प्रेस किया और ये तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 72-75 डिग्री का डोर ही ओपन होता है। प्लस ये पूरी तरह से टम्बल डाउन हो जाती है, तो एक ठीक ठाक डिसेंट आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। अब मैं आपको थोड़ा इधर होके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या स्पेस मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो लेग स्पेस वगैरह पूरा है, प्रॉपर है। लेग स्पेस में कोई कमी नहीं। 90 mm का स्पेस यहाँ से यहाँ तक का मिल जाता है आपको। अंडर थाई सपोर्ट एज एक्सपेक्टेड, आपको अंडर थाई सपोर्ट तो थर्ड रो में मिल ही नहीं सकता, बट ठीक है। अगर आप यहाँ पर हेडरेस्ट को ऊपर कर देते हैं तो थोड़ा सा पीछे करके आप यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एसी वेंट्स प्रॉपर जो है ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ये एसी वेंट्स आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिलते हैं थर्ड रो के लिए। और मिरर जो है वो शीशा थोड़ा छोटा ज़रूर है, लेकिन ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबा ट्रैवल तो आप नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, 100-200 किलोमीटर के लिए ओके है। यहाँ पर आपको एक पोर्ट जो है 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यूएसबी पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन अडेप्टर लगा के आप टाइप ए टाइप सी वगैरह कर सकते हो। पीछे आपको जो है बॉडी रोल बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो ख़राब रोड पे भी सस्पेंशन इसके ठीक ठाक काम करते हैं। आगे से जो व्यू है सामने विंडशील्ड का, वो भी ठीक है। फ्लोरिंग में हम्प जो है वो बहुत मिनिमम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हल्का सा हम्प यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि जो सेकंड सेंटर में बंदा बैठेगा उसके लिए भी खास दिक्कत नहीं होगी। आराम से वो बैठ सकता है, कंफर्टेबली इनफैक्ट वो बैठ सकता है। अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पर परफेक्ट है मेरी हाइट के हिसाब से। 5.7 इंच के हिसाब से अंडर थाई सपोर्ट इज ओके। डोर्स पे प्लास्टिक फील है, वो अगेन भाई एज पर प्राइसिंग हम हर चीज़ को यहाँ पर जज करेंगे। कहीं पर भी हम ये चीज़ नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ये बेटर हो सकता था या कम हो सकता था। आप कोई भी चीज़ जब इस गाड़ी की कंसिडर करेंगे, जब अपनी एनालिसिस करेंगे, अगर आप टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं या और भी चीज़ों के देखते हैं, तो इसकी प्राइसिंग को ज़रूर दिमाग में रखिएगा, बिकॉज उस प्राइसिंग में ये सारी चीज़ें आपको ब्रांड जो है वो दे रहा है। तो ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर चलाने के बाद अब अपना ड्राइव रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस टाइम जो है हम एक एक्सप्रेस वे पे हैं, हालांकि सिटी और एक्सप्रेस वे मिला करके हम लोग चला रहे हैं। करंटली मैं जो है 67-70 के आसपास हूँ। इसका क्रूज़ कंट्रोल एक बार ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन भी आती है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इसका EMT वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन नहीं मिलेगी। इसका क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से ऑन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो अभी मैंने इसका क्रूज़ जो है वो 60 पे सेट कर दिया है। इसकी जो मैन्यूवरिंग है, जो इसकी हैंडलिंग है गाड़ी की, स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, मतलब उसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है। ट्रांसमिशन की जो मूवमेंट है, जो शिफ्टिंग है, वो भी काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे अगर मैं एक विजिबिलिटी की बात करूँ, जब आप एक ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो सामने की विजिबिलिटी कैसी रहती है। डेफिनेटली जो आपका जो बोनेट एंड है वो यहाँ से विजिबल नहीं है, बट स्टिल आपका एक कमांडिंग पोजीशन आपकी ज़रूर रहती है और कुछ टाइम में आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि आपकी गाड़ी की जो एंडिंग है वो कहाँ तक की है। इसमें आपको 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज किया गया है, कुछ ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो रीडेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर विजिबल होती है।
अभी अगर आप ओडोमीटर पे देखेंगे तो मैं 15 किलोमीटर के आसपास इस गाड़ी को चला चुका हूँ। एवरेज अभी राइट नाउ कम दिखा रहा है बिकॉज हम थोड़ा सा रेव करके इसको चला रहे थे, और अभी तो फिलहाल मैंने इसको क्रूज़ पे किया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जो है पैडल इसका एक्सेलरेट करके दिखाता हूँ आपको। जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तो एक रेव करने की इसकी साउंड आती है, एक शोर थोड़ा सा इंजन मचाता है बिकॉज 1 लीटर का जो है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो थोड़ा सा साउंड ज़रूर ये प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज़ इंसुलेशन की मुझे थोड़ी सी कमी लगी। इंसुलेशन अगर थोड़ा और बेटर होता तो गाड़ी के अंदर आपको जो है साउंड है वो नहीं आता उतना ज़्यादा। टायर नॉइस वगैरह जो है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं आती। बट अगेन जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्राइस ब्रैकेट की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम सारा इसका रिव्यू करने वाले हैं। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है। आप इसको 70-80 पर भी लेके जाते हैं तो इसका इंजन एक बार रेव करता है, लेकिन उसके बाद फिर एक स्टेबल पोजीशन पे आकर तकरीबन 2200-2300 आरपीएम के आसपास आकर रुक जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2600-2700 आरपीएम के पास है, लेकिन अगर इसको मैं 80 पे क्रूज़ करूँगा तो विद इन फ्यू सेकंड्स ये 2500 से नीचे आरपीएम पे आ जाएगा। माइलेज की अगर हम बात करें तो सिटी में आपको ये 12-13 की एवरेज निकाल के देगा, और अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हैं तो 17-18 की आपको माइलेज निकाल के दे देगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के साथ जा रहे हैं, कितना लगेज है, और आप चला किस तरह से रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रेव करके चला रहे हैं तो माइलेज ऑब्वियसली कम आएगी। आप 5 लोग 4 से 5 लोग बैठे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी माइलेज कम आएगी। अभी हम लोग 2 लोग बैठे हैं, साथ में हमारा थोड़ा बहुत सामान है, तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब मैं इसको 80 के ऊपर भी लेके जा रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इंजन का बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है और एक अनयूजुअल साउंड इसकी आ रही है, या गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। गाड़ी पूरे कंट्रोल में है, कार पूरे मेरे कंट्रोल में है, कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं हो रही है, वाइब्रेट नहीं हो रही है। इंजन की कोई खास मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हो, हालांकि थोड़ा सा फुट पैडल पे हल्की सी वाइब्रेशन है। गियर जो गियर शिफ्टिंग वगैरह है उसमें कहीं कोई वाइब्रेशन नहीं है। 80 के बाद मैं इसको थोड़ा सा 100 के आसपास लेके चलता हूँ, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा जज करेंगे कि वहाँ पर जब 100 पे जाती है तो कितनी आरपीएम पे रहती है। अभी इस टाइम हम जो एक्सप्रेस वे पे हैं वहाँ पे 120 की स्पीड अलाउड है, तो मैं 100 पे चला पा रहा हूँ इसको। हल्की सी अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो 100 की स्पीड पे जाने पे थोड़ी सी साउंड ज़रूर इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वाइब्रेशंस नहीं है गाड़ी में, मतलब एक स्मूथ चल रही है। अगेन वो इंसुलेशन की वजह से साउंड थोड़ी सी ज़्यादा आपको फील होती है अंदर। बैलेंस सस्पेंशन है, बहुत वैसे सस्पेंशन नहीं है कि आपको अंदर कोई खास झटका फील होगा। अगर गड्ढे वड्ढे भी आएंगे तो ये थोड़ा आप मैनेज कर लेगा। बहुत बड़े गड्ढे होंगे तो डेफिनेटली उतना मैनेज नहीं करेगा, लेकिन हल्के फुल्के गड्ढों को आराम से मैनेज कर लेगा। ये जो हाईवे भी है जो इस एक्सप्रेस वे पे हम चला रहे हैं ये भी थोड़ा बम्पी है, यानी कि आपको ड्राइव करते हुए भी हल्की सी बम्पी फील ड्राइव जो है वो फील होती है, जहाँ चाहे आप किसी भी कार को चला रहे हो यहाँ पे, वहाँ पर भी इसके सस्पेंशन जो है वो ठीक ठाक टेस्ट हो रहे हैं। तो 100 की स्पीड पर जाते जाते इसका आरपीएम जो है वो तकरीबन 3000 आरपीएम के आसपास रहता है, लेकिन 3000 आरपीएम के बाद थोड़ी देर चलने के बाद ये अपने आरपीएम को कंट्रोल कर लेता है और 3000 से नीचे आ जाता है, तभी तकरीबन 2600-2700 आरपीएम के पास आसपास ये आ जाता है। बट एक्सीलरेशन प्रॉपर है, पावर की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 की स्पीड पर जाके या 3000 आरपीएम के ऊपर जो है वो डेड हो जाती है, आपको कोई पावर नहीं मिलती है। अभी भी इसमें पावर है, यानी कि मैं 120 तक भी अगर इसको लेकर के जाऊँगा तो पावर सफिशिएंट आपको इसमें इस इंजन में मिलेगी। माइलेज ऑब्वियसली जब आपकी 2000 आरपीएम 2200-2300 आरपीएम के आसपास रहेगी तो ये अच्छी आरपीएम आपको ऑप्टिमाइज बिल्कुल निकाल करके देगा। सिटी में माइलेज थोड़ी कम रहेगी, बट हाईवे पे माइलेज 17-18 रहेगी। और अगर आप इसको क्रूज़ कंट्रोल पे चलाते हैं, क्रूज़ करके 80 की स्पीड पे आसपास रखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं आपको 20 भी टच कर लेगा, जबकि कंपनी की जो क्लेम माइलेज है वो 19.3 और 19.6 के आसपास है। बट येस 17-18 तो आपको एनी हाईवे पे किसी भी कंडीशन में निकाल करके दे देगा। 3 रो एसी आपको इसमें मिलता है। अभी अब यहाँ पे सेंटर स्क्रीन की अगर हम बात करें तो वायरलेस एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो अगर आपको इसमें देखने मिलता है। साउंड क्वालिटी डिसेंट है। अच्छी चीज़ ये है कि जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं आपका एप्पल कार प्ले ऑटोमेटिकली बहुत सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। लिमिटेड फीचर्स के साथ आता है। यही सेम स्क्रीन आपको मैग्नेट में भी देखने को मिली है। स्टार्ट स्टॉप बटन भी सेंटर में दिया गया है, आपको एक यूएसबी पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। तो कुल मिला के वायरलेस चार्जिंग आपको दी गई है। 2 ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक ऊपर का ग्लव बॉक्स है, ये देख सकते हैं आप, एक नीचे का ग्लव बॉक्स है। नीचे वाला जो है वो कूल्ड ग्लव बॉक्स है। इनफैक्ट जो सेंटर कंसोल यहाँ पर भी आपको जो ग्लव बॉक्स मिलता है ये भी एक अच्छा स्पेस है और ये भी कूल्ड ग्लव बॉक्स है। तो अब वही देखिए, आप बजट देखिए, उसमें आपको 2 कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल रहे हैं। ऊपर सामान रखने के लिए एक एक्स्ट्रा ग्लव बॉक्स मिल रहा है।
तो या जब 5th गियर के बाद आपको ना एक 6th गियर की नीड फील होती है, वहाँ पर आपको लगता है कि यार अगर यहाँ पर 6 गियर की ऑप्शन होती ना तो बहुत बढ़िया हो जाता। अगेन वो ये सारी चीज़ें जो 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन या और फीचर्स की बात हो जाए या टर्बो इंजन, ये सारी चीज़ें फिर आप कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइसिंग है उसको इफेक्ट करते हैं। बट अगेन उसको उसी प्राइस ब्रैकेट में रखने के लिए, क्योंकि एक एक कार जब बनती है उसमें जो जितनी R&D की जाती है, उसमें क्या फीचर्स दिए जाएंगे, क्या प्राइसिंग रखी जाएगी, उसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक उसी का रीज़न है कि एक प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही इस गाड़ी को रखना था, उसके ऊपर नहीं लेके जाना था, जिसकी वजह से अभी भी ब्रांड ने कोशिश अपनी तरफ से बेस्ट की है आपको आउट ऑफ द वे जा करके वो सारे फीचर्स देने की जो इस सेगमेंट में, इस प्राइसिंग में आपको कोई और ब्रांड, कोई और कार कहीं से भी नहीं दे सकती। फर्स्ट रिव्यू में जब वॉक अराउंड किया था, जब हमने लॉन्च के टाइम पे देखा था, जब हम उदयपुर गए थे, तो वहाँ पर हमारी भी थी कि यार टर्बो इंजन नहीं दिया है, थोड़ा हम भी डिसअपॉइंट हुए थे कि यार टर्बो इंजन देना चाहिए था। अगर 7 सीटर गाड़ी पे 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर टॉर्क कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा और ये चलने में मज़ा नहीं आएगा। बट अगेन जब आप अब इस टाइम पे जब हम इस कार को चला रहे हैं, तो जब आप कार को उठाते हैं, बिल्कुल इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उठने में थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन जब एक अपनी RPM फिक्स कर लेता है, जैसे अभी हम 80-90 पे क्रूज चला रहे हैं इसको और टॉप गियर पे ये चल रही है, एक साउंड भी एक लिमिट पर जा कर के रुक जाता है। वहाँ पर फिर आपको इसकी रिफाइनमेंट फील होती है कि अपनी इसके अंदर ठीक ठाक रिफाइनमेंट है। एक इरिटेटिंग नॉइज़ नहीं है कि यार पावर तो है नहीं और बिना वजह बस हम इसको खींचे चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फील होगा कि ठीक ठाक पावर ये निकाल रही है, अच्छे से चल रही है। हाँ, अभी ये ज़रूर है कि हम लोग 2 लोग हैं, 4 या 5 लोग होंगे तो डेफिनेटली ये गाड़ी दबेगी भी, AC भी इफेक्टिव होगा, इनइफेक्टिव होगा और थोड़ा सा आपको ये फील होगा कि पावर की कमी है। उसका ड्राइव रिव्यू हम अलग से करेंगे जब हमारे पास ये थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए आएगी। वहाँ पर हम इसको डेफिनेटली कोशिश करेंगे 4-5, इवन इनफैक्ट 7 लोग बिठाने की। दूसरा, इसका CNG का ड्राइव रिव्यू भी जब CNG अवेलेबल होगी तो ड्राइव रिव्यू लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना फिर एक एक करके वीडियोस आती हैं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाए अगर आप इस कार में थोड़े भी इंटरेस्टेड है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसकी CNG को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि क्यों अभी ऑलरेडी पावर अगर इसकी कम है तो CNG आने के बाद उसकी पावर और नीचे जाएगी। वहाँ पर फिर ये गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करेगी, बिहेव करेगी, माइलेज ज़रूर अच्छा देगी, पॉकेट फ्रेंडली और हो जाएगी, बट फिर और चीज़ें थोड़ी सी इफेक्ट ज़रूर करेंगी। कंपनी किस तरह से उसकी अलाइनमेंट करती है CNG के साथ, वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका ड्राइव रिव्यू हम ज़रूर लेके आएंगे। 6-7 लोगों के साथ बिठा करके इसको कार को ड्राइव करेंगे, वहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस आती है वो भी निकालेंगे। आज थोड़ी टाइम का कंस्ट्रेंट था, उतना टाइम के लिए गाड़ी हमारे पास नहीं है जो हम इस तरह का टेस्ट कर सकें। बट यह 2 लोगों के लिए, इनफैक्ट 3 लोगों के लिए भी, 4 विद डिसेंट लगेज के साथ ये कार चलने में बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार मैं इसको आपको इसका कैमरा दिखा देता हूँ। इसका कैमरा कुछ इस तरह से है, जैसे आप रिवर्स पे डालेंगे कुछ इस तरह से इसकी क्लैरिटी आती है, आप देख सकते हैं। इसकी जो लाइंस हैं वो डायनेमिक नहीं है, जैसे मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ तो वो टर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ठीक ठाक व्यू है। आपको पीछे आइडिया लेना है तो आप यहाँ पर आपको दिखता है। रात के टाइम पे इसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी और डाउन होगी, लेकिन अभी दिन के टाइम पे ये डिसेंट है। निसान अकीरा जो एक इंडिया का फर्स्ट AI वॉइस असिस्टेंट है, जो बेसिकली एक वर्चुअल सेल्समैन की तरह काम करता है। जब आप निसान की अगर कोई कार बुक करना चाहते हैं या उसका कोई डेमो बुक करना चाहते हैं, टेस्ट राइड वगैरह, वो आप कैसे जाके वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। और अगर आप और कार के बारे में, निसान ग्रेवाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले आपको nissan.in पे जाना है। nissan.in की वेबसाइट खुल जाएगी। होम पेज पे आपको नीचे राइट साइड में एक रेड कलर का बटन दिखेगा, इसको बोलते हैं निसान अकीरा। तो अकीरा इज बेसिकली अ AI वॉइस असिस्टेंट जो आपकी हेल्प करेगा इफ यू वांट टू परचेज अ ग्रेवाइट और एनी अदर निसान कार। तो इसका ये एक्टिवेट हो गया, इंडियाज फर्स्ट AI वॉइस असिस्टेंट। ये आपके माइक्रोफोन की एक्सेस मांगेगा आपके फ़ोन से। Nissan Gravite Voice Assistant. I can help you understand its key features, specifications, and even help you book a test drive. Would you like to proceed further? Yes, Akira, can you tell me more about this car? What are the salient features of this car? Great. Before we dive into the details, may I know your name, please? Yes, my name is Aman. Thanks, Aman. You can tell me your phone number or can write it in the chat box for clarity. Yeah, my number is 9958097371. Please verify your phone number in the chat and please share your email address. My email ID is aman@motorbite.in. Please verify your email address in the chat and confirm if the email is correct. अपना ईमेल आईडी जो है वो टाइप करना होगा। आपका ईमेल आईडी चैट में पहले ही कैप्चर कर लिया गया है। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग। अच्छा, तो ये हिंदी भी समझती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा बेटर समझते हैं।
आपका रेगुलर यूजेज कैसा रहेगा? सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइव्स या दोनों का कॉम्बिनेशन? हाँ जी, मेरा एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। मोस्टली सिटी ड्राइव रहेगी, लेकिन वीकेंड्स पे या कभी-कभी हाईवे भी रहेगा। ग्रेट। कार में कौन से फीचर्स आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, प्रीमियम और हाई टेक फीचर्स, या एक बैलेंस चॉइस? मेरा बजट थोड़ा कंस्ट्रेंट है, इसलिए एक बैलेंस चॉइस की कार में लेना चाह रहा हूँ। समझ गई। यूजुअली आपके साथ कितने लोग ट्रैवल करते हैं? जनरली हम लोग 2 लोग रहते हैं, लेकिन कभी वीकेंड्स पे 4 या 5 लोग भी रहते हैं। निसान ग्रावाइट कनेक्टा आपके लिए बेस्ट बैलेंस्ड ऑप्शन है, जिसमें सिटी और ओकेजनल हाईवे ड्राइव्स दोनों के लिए कंफर्ट मिलता है। रिवर्स कैमरा, इनहांस्ड कंफर्ट, ब्लैक प्लस लाइट कॉम्बो क्लॉथ सीट्स और हाइड्रोग्राफिक्स इंस्ट्रूमेंट पैनल जैसी फीचर्स मिलती है। सेफ्टी में सभी जरूरी फीचर्स जैसे एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ईएससी और रिवर्स पार्किंग कैमरा शामिल हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके फीचर्स या किसी अन्य वेरिएंट के बारे में और डिटेल में बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग द फीचर्स। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं आपके थ्रू इसकी टेस्ट राइड बुक कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं आपकी निसान ग्रावाइट टेस्ट ड्राइव बुकिंग में मदद कर सकती हूँ। कृपया अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग टेस्ट ड्राइव के लिए डेट और टाइम बताएं। हाँ जी, आप कल के लिए मुझे टेस्ट ड्राइव बुक कर दीजिए फॉर मॉर्निंग 10 AM। कृपया अपना 6 डिजिट पिन कोड या सिटी का नाम टाइप करें ताकि नियरेस्ट डीलर लोकेट किया जा सके। आपके एरिया में नियरेस्ट डीलरशिप सर्च किया जा रहा है। अच्छा, तब तक आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसका जो कनेक्टा जो वेरिएंट है, उसका प्राइस मुझे ऑन रोड क्या रहेगा दिल्ली में? निसान ग्रावाइट कनेक्टा वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस देखने के लिए कृपया ऊपर दी गई इमेज में वेरिएंट वाइज प्राइसिंग डिटेल्स देखिए। स्टार्टिंग प्राइस है ₹5.65 लाख और डिटेल प्राइसिंग आपके नियरेस्ट निसान डीलरशिप पर अवेलेबल है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे इसमें बूट स्पेस कितना मिलता है, अगर मैं 5 सीटर के साथ जाता हूँ तो? निसान ग्रावाइट में बूट स्पेस काफी प्रैक्टिकल रखा गया है। 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको पर्याप्त लगेज रखने के लिए फ्लेक्सिबल बूट स्पेस मिलता है। क्या आप और कोई फीचर जानना चाहेंगे या टेस्ट ड्राइव बुकिंग प्रोसीड? तो इसका एंड सेशन करते हैं, नहीं तो ये सही में मेरे लिए टेस्ट ड्राइव बुक कर देगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा का जो अकीरा फीचर्स का टेस्ट जो हमने किया। और स्पेसिफिकली मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एआई को मैंने इन बिटवीन एक सेकंड क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि मुझे आप ये बताओ कि इसका प्राइसिंग क्या है, और उसने प्रॉपर इमेज के साथ मुझे उसकी प्राइसिंग जो है, एक्स शोरूम जो है ये प्राइसिंग है। उसके बाद फिर वो ऐसा नहीं कि पुराना वाला क्वेश्चन को उसने लीव कर दिया हो, फिर वापस उसी क्वेश्चन पे वो वापस आए एआई। बट आई थिंक निसान ने इसमें अच्छा काम किया है, और इसका हमने जो प्रैक्टिकल एक तरह से एक डेमो करके आपको दिखाया। सो यहाँ पर जो एक वेरिएंट जो इसका टॉप वेरिएंट है, जो मैं नीचे यहाँ पे प्राइस का जो है पूरा चार्ट लगा दूंगा, जो टॉप वेरिएंट है उसमें 44,000 आप अगर एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये जो ऑरेंज और जो स्टिकर्स वगैरह जैसे मैंने बताए थे, ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। प्लस एक डैश कैम आपको, फ्रंट और रियर का जो डैश कैम है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये फ्रंट डैश कैम है, और उसके अलावा रियर डैश कैम जो मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके अलावा JBL के स्पीकर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। एम्बिएंट लाइटिंग आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। एयर प्यूरीफायर अभी इस टाइम गाड़ी में नहीं है, लेकिन वो भी उसी का पार्ट रहता है, तो एयर प्यूरीफायर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पर नेक सपोर्ट के लिए जो एक कुशन रहता है वो आपको उसमें मिलेगा। प्लस आपकी बैक सपोर्ट के लिए कुशन रहता है, वो आपको एक उसमें इसमें एज ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी मिलेगा। तो 44,000 अगर आप देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब पॉइंट ये है कि अगर आप वो एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी की बजाय एज अ वेरिएंट लेते हैं, तो RTO में भी उसकी जो है कॉस्ट ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक्स शोरूम बढ़ जाएगा, और उस केस में आप उन चीज़ों के ऊपर भी RTO दे रहे होगे जो आप चीज़ें बाहर से लगवाएंगे या कंपनी से भी एज एन एक्सेसरी लगाएंगे, तो एटलीस्ट आपको RTO की एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें अगर आप उस टॉप वेरिएंट में लेते हैं तो फिर आपका RTO भी बढ़ेगा, थोड़ी सी कॉस्ट आपकी ज़रूर इंक्रीज़ होगी, जो कि चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप बाहर से आराम से लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूड होता है या निसान ग्रेवाइट का एक ड्राइव रिव्यू, जिस पे हमने डिटेल में बात की है वो सारी चीज़ों की जो इस कार में आपको मिलती हैं। कैसे ये गाड़ी जो है आपको उस ब्रैकेट में, प्राइस ब्रैकेट में अपने आप को जस्टिफाई करती है, बिकॉज हमारी भी कोई असम्पशंस थी, हमारी भी अपनी एक थिंकिंग थी कि ये गाड़ी किस तरह से चलेगी, कैसे बिहेव करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी। बट ओवरऑल ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको ड्राइव के टाइम पे एक्सप्लेन करी, उससे ये सारी चीज़ निकल के आता है कि परफॉर्मेंस डिसेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जिसमें कि आपकी बजट पे भी बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट ना आए, आपको एक 7 सीटर गाड़ी भी मिल जाए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो, फीचर्स उसमें अच्छे मिल रहे हों, सेफ्टी मिल रही हो, सबसे इम्पॉर्टेंट एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिल रही हो, तो रिलायबल इंजन मिल रहा हो, तो वहाँ पर आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कुछ चीज़ों से,
तो विच इज़ ओके, क्योंकि ठीक है अगर आपका प्राइस ब्रैकेट विद इन 10 लाख है, 10 लाख में 7 सीटर गाड़ी मिल रही है, तो वहाँ पर आप कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे तो वो चीज़ें चलती हैं। बिकॉज़ अगर आप ऑब्वियसली वो सारी चीज़ों के लिए जाएँगे तो फिर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और हर कोई वो कॉस्ट जो है वो पे नहीं कर सकता। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइव रिव्यू, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके रह गए हों तो आप अलग से हमें पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि उन सारे कमेंट्स का हम जवाब दें। अगर उसमें कोई स्पेसिफिकली कोई अलग से कंटेंट बनाना है, रील बनानी है, तो हम वो भी कर देंगे। बिकॉज़ कई बार कोई चीज़ें जो है वो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन नहीं की जाती, तो फिर उसके लिए हम अलग से रील बना देते हैं, जो आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं और इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे आप हमें जाके फॉलो भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।